हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, आज हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी में समान अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न, जो कि यह पेपर 2009 का है। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपके परीक्षा में पूछी जाती है। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अम्लराज एक्वा रेजिया मिश्रण है। ऑप्शन ए है HCl और H2SO4 का। बी ऑप्शन है HCl और HNO3 का। सी ऑप्शन है HCl और HBr का। और डी है HCl और HF का। तो अम्लराज, जिसको एक्वा रेजुआ कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl और HNO3। व्याख्या देख लेते हैं। अम्लराज एक्वारेजिया या सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 1:3 के अनुपात में मिलकर बनाया जाता है। यह एक क्या है? प्रबल अम्ल है, जिसमें सोना यानी स्वर्ण, रजत यानी चांदी, प्लेटिनम आदि कम क्रियाशील धातुआं भी घुल जाती हैं। इसे आभूषण को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग सोनार लोग करते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि सोनार लोग कौन सा वो अम्ल यूज करते हैं। तो आप लोगों को याद करना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट देखिएगा, पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है। ए यूरेनियम का, बी थोरियम का, सी मैग्नीशियम का, डी कैल्शियम का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिच ब्लेड यूरेनियम का। ये क्या है? एक रेडियोधर्मी एवं दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। इसका प्रमुख स्रोत पिच ब्लेड है। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय भट्टू में परमाणु ईंधन में के रूप में हम परमाणु बम आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो ये चित्रकूट जलप्रपात आपके छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये प्रश्न फंसाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक चित्रकूट धाम पड़ता है। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश देखकर टिक मत करिएगा, यह जो है छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 15 मई, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित नगर केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? ए नागपट्टिनम, बी विशाखापट्टनम, सी रत्नागिरी, डी एर्नाकुलम। तो कोरोमंडल तट पर स्थित है नागपट्टिनम। यह पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है, कोरोमंडल तट कहलाता है। इसी कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागपट्टिनम कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो फ्रेंड, अगर इसकी स्थिति पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा, 6 क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। ए कीनिया में, बी अटलांटिक महासागर में, सी चिली में और डी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर में। ग्रीनविच यमनोत्तर और भूमध्य रेखा। ग्रीनविच समय क्या होता है? जो विभिन्न देशों में समय का निर्धारण करता है। तो ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हुए ग्रीनविच यमोत्तर को प्रधान मध्यांक रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो पूर्वी भागों एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। यानी ये क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
तो ये कहाँ से, ये एक बार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में काटती है। कहाँ काटती है ये ग्रीन यमोत्तर और भूमध्य रेखा, तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन दूरी की इकाई नहीं है? ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, और सी नाविक यानी नॉटिकल मील, और डी वर्ग मील। तो पूछा जा रहा है दूरी की इकाई नहीं है, तो वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, नाविक यानी नॉटिकल मील है। पारसेक क्या है? तो ये प्रकाश वर्ष नाविक या समुद्री नॉटिकल मील की इकाई है। जबकि वर्ग मील क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है। यानी वर्ग मील को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल की इकाई। एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजातियाँ आपको दे दी जाएगी, एक तरफ उनके क्षेत्र दे जाएंगे। कौन जनजाति कहाँ रहती हैं? तो आप लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो चुवार जनजाति, कोल, रमोसी वगैरह को मिलान करना। तो चुवार जनजाति की बात कर ली जाए तो ये मिदनापुर में पड़ेंगे। कोले जनजाति की बात कर ली जाए फ्रेंड तो ये कहाँ पढ़ेंगे? तो फ्रेंड इसको मिला लेते हैं। तो चुआर जो पढ़ेंगे फ्रेंड मिदनापुर में। कोल कहाँ पढ़ेंगे? तो छोटा नागपुर में। रमोसी कहाँ पढ़ेंगे? तो पश्चिमी घाट में। और बगेरा कहाँ पढ़ेंगे? तो ओखा में पढ़ेंगे। तो इस तरह मिलान करने के बाद आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? ए 8 अगस्त 1942 बम्बई से, बी 15 अगस्त 1942 दिल्ली से, सी 7 जुलाई 1942 लाहौर में, और डी 7 अगस्त 1942 वर्धा में। तो फ्रेंड यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को बम्बई से शुरू हुआ और यहीं से महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध नारा जो है निकल के आया, डू और डाई, करो या मरो। यानी यही 8 अगस्त जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, यहाँ देखिए 8 कर लीजिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इम्पोर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम ने। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता। बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को पार कर दिया गया। इस सम्मेलन में गांधी द्वारा दिए गए भाषणों का अंत इस प्रकार है, संपूर्ण आज़ादी से हम किसी भी चीज़ में संतुष्ट होने वाले नहीं हो सकते। नमक टैक्स, शराब खोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव है, लेकिन मेरे शब्दों में आज़ादी से कुछ भी नहीं। मैं अब आपको एक मंत्र दूंगा, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। अब प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक के मैदान से डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है कि 40 आदमी 60 पेड़ 8 घंटे में काट देते हैं। यदि 8 आदमी काम छोड़ दें तो 12 घंटों में कितने पेड़ काट दिए जाएंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप देख लीजिए 72 है। हल कर लीजिएगा आप लोग फ्रेंड। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो फ्रेंड इसका भी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यदि x+1 प्लस और x-2 बहुपद है तो x⁻³ प्लस ax² - b x-6 के गुणनफल हैं, तो a और b क्रमशः मान हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 5। नेक्स्ट देख लीजिएगा, पीताम्बरी एक प्रजाति है, पीली सरसों की, बी सूरजमुखी की, सी अलसी की, और डी मूंगफली की।
तो पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति यानी स्पीसीज है। पीली सरसों की एक प्रजाति है। प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार में उगाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहती है? ए अमोनियम सल्फेट, बी यूरिया, सी अमोनियम क्लोराइड, डी सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन जो होता है यूरिया, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में यूरिया में विद्यमान होता है। यानी जो हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन एमाइड होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है। इस प्रकार यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकल जाती है। अमोनियम विभिन्न जीवाणु तथा नाइट्रस में परिवर्तित कर दी जाती है, जो कि पौधे द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीज, बी बोरान, सी जस्ता और डी कैल्शियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे और जीवों को सूक्ष्म बनाती है उनके सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, क्लोरीन, बोरान आदि। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी कैल्शियम में पोषक तत्व नहीं होते, मैग्नीज में पोषक तत्व होंगे, जस्ता में होंगे, बोरान में होंगे। निम्नलिखित में से किसने 2015 का पद्म पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था? ए सलीम खान, बी रेखा, सी अमिताभ बच्चन, डी महेश भट्ट। तो सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं उन्होंने 2015 में पद्म पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ए 50 सदस्य, बी 80 सदस्य, सी 140 सदस्य और डी 110 सदस्य। तो संविधान में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है? उत्तरदायित्व। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षुद्रग्रह 316201 मलारा किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? बुध और मंगल, बी शुक्र और मंगल, सी मंगल और पृथ्वी और डी मंगल और बृहस्पति। तो जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, वह मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट के रूप में स्थित है। इसकी खोज नासा के खगोलविद डॉक्टर एमी मैनेजर ने की तथा इसका नामांकन पाकिस्तानी पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, विश्व के विभिन्न भागों में लगभग 350 कंपनियों की भागीदारी वाला एक बड़ा इंजीनियरिंग मेला हाल ही में अप्रैल 2015 में आयोजित हुआ। फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, इटली में। तो 2015 का जो कंपनियों का आयोजन हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2015 विश्वविद्यालय की सूची जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को रखा गया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, डी स्टैनफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्व का क्या है? नंबर 1 का है। इस कॉलेज जो है टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड रेपुटेटेड रैंकिंग 2015 में विश्वविद्यालय की सूची जारी की। इसमें 92 देश यानी 92 देशों के लगभग 1400 विश्वविद्यालय सम्मिलित हुए। इस सूची में प्रथम 5 स्थान जो है यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच ही मिला। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय विकसित हुआ? बांदा में, इटावा में, बरेली में, झांसी में। तो झांसी में क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? हनुमानगढ़ नहर, धरसान नहर, माता टीला नहर और बेतवा नहर। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हनुमान नगर स्तर। यह उत्तर प्रदेश में ना होकर यह कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। जबकि धसान नहर, माता टीला नहर, बेतवा नहर उत्तर प्रदेश में। क्या हनुमानगढ़ नहर किधर है? तो आपका यह हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड,
कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता 2015 का जीती। ए न्यूजीलैंड, बी नीदरलैंड, सी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑप्शन में स्टार लगा है। सुल्तान अजन शाह हॉकी प्रतियोगिता 2019 में मलेशिया के ईपो में संपन्न हुई। इसने दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीता। यानी यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता में 6 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ने भाग लिया। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च 2015 में सरकार द्वारा वस्तु तथा सेवा कर के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत एम्पावर्ड समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष थे अरुण जेटली, के.एम. मणि, कृष्ण कुमार भट्ट, अखिलेश यादव। तो के.एम. मणि। मार्च 2015 में सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत एम्पावर्ड समिति बनाई गई। समिति के अध्यक्ष के.एम. मणि थे। कालांतर में इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित मित्रा बने हैं। वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसको 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिएगा। इम्पोर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी बिल पास हो गया था। इसमें केंद्र और राज्य के भी सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई, जिससे भारत में एकीकृत साझा व्यापार बनाने में मदद मिले। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ए 1976, बी 1977, सी 1978 और डी 1979। तो 1979 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो ही भी बनती है वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त बहुमत दल के नेता ही बनते हैं। तो यह लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि किसी मंत्री को कार्य करने के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होंगे। यह ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला, एस आनंद, पीएन भगवती, एम अंसारी। तब भारत में जब पीआईएल पास हो रहा था उस समय देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती थे। और पीआईएल क्या होती है? ऐसे गरीब वांछित तबकों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी संस्था जो है आगे आ सकती है या कोई व्यक्ति आगे आ सकता है, जिससे उस संबंधित व्यक्ति को जिसको क्षति पहुंची है उसके लिए वह सरकार से या न्यायपालिका से अपना पक्ष रख सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा? तो बराक ओबामा जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा उनके कार्य से प्रभावित होकर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली संबंधित है तो स्थानीय स्वशासन थे, सेल्फ गवर्नमेंट थे। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन की उस प्रणाली थे जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्या से हल करने में सक्षम बनाया जाता है। तो फ्रेंड, महत्वपूर्ण वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत